सबमिशन ऑफ अमेंडमेंट्स। जैसे इसके पूर्व बताया गया है कि वो हर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट जो पिछले 12 महीने में 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन को एम्प्लॉय कर रहा है उसको मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है अप्लाई होगा। अब हो गया, अप्लाई हो गया। जब आप किसी भी चीज़ को पहले सोचते हो, एग्जीक्यूट करते हो या अप्लाई करते हो तो उसके एप्लीकेशन के बाद में लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज अराइज होती है, क्योंकि जैसा सोचा रहता वैसा होता नहीं है। बहुत सी केस में 19-20 का फर्क रहता है। वही 19-20 बहुत बार इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को झंझोर के रखता है। तो कोई भी चीज़ आप देखिए, कभी आपने छोटी सी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का ले तो सब दिवाली के दिन है, आपको घर में लाइटिंग लगाने की है और लाइटिंग की काफ़ी मालाएं आपके पास में है। पर आजकल चाइनीज़ लाइटिंग मार्केट में ज़्यादा कॉमन है। ये चाइनीज़ लाइटिंग की खासियत क्या है कि इनकी पिन जो हमारे देश में जो पिन सॉकेट बनते हैं इससे तालमेल नहीं करते हैं। ये पिन उससे छोटी है, यदि आप जोर ज़बरदस्ती से वो पिन सॉकेट में डालने की कोशिश करते हो तो टूटती है। अब 5-50 लाइटिंग ले तो आए हैं, जॉइन करने वाले वो बॉक्स उसकी भी केबल आती है वो भी लाए हैं, पर जब उसमें इंसर्ट करते हो तो ध्यान में आता है कि जैसा होना चाहिए पॉइंट टू पॉइंट कांटेक्ट होना चाहिए वो नहीं होता है। कुछ लाइटिंग लगती है, कुछ नहीं लगती है और पूरा मजा किरकिरा हो जाता है। एंड टाइम के ऊपर हमें कुछ दूसरा जुगाड़ करना पड़ता है। लाइक बहुत बार रिसोर्सेज नहीं रहते तो बहुत सिंपल सा रहता है कि जो हमें जनरली कैप्सूल्स वगैरह हम एज ए दवाई के तौर में यूज़ करते हैं तो उसका जो एल्यूमिनियम फॉइल है उसको यदि हम उसको वाउंड कर दें, उसके ऊपर रोल कर दें वो सॉकेट के पिन के ऊपर, तो कंडक्टिविटी आ जाएगी और उसमें डाल दें। पर जुगाड़ तो करना पड़ा था इन टाइम पे। मीन्स आदमी सोच की दुकान में ये गया था कि 10 लाइटिंग मालाएं लेके आऊँगा, उसकी वो कॉर्ड भी लेके आऊँगा जिसमें वो लगाने की है और बढ़िया आधे पौन घंटे में, 1 घंटे में, 2 घंटे में मेरा काम हो जाएगा। कोई इलेक्ट्रिशियन को बुलाने की ज़रूरत नहीं, कुछ नहीं, घर के घर हो जाएगा। पर नहीं होता है सेम, क्योंकि वो थॉट उस समय नहीं आता है दिमाग में। सेम इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट का जो वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन से रिलेटेड जो प्रावधान है उसका भी वैसे होता है। मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपके संस्थान में लागू तो हो गया पर अभी कुछ दिक्कतें आ रही है और प्रैक्टिकल दिक्कत है, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर अपने इंडस्ट्री रिलेशन एक्ट में पढ़ा है कि प्रॉफिट एक मोटिव रहता है पर कुछ शॉर्ट टर्म गेन के लिए वो अपनी इंडस्ट्री में डालता है। उसका हर समय सपना रहता है कि उसकी इंडस्ट्री 25, 50, 100 साल चले, समाज को कंटिन्यूस या अनइंटरप्टेड सप्लाई करता रहे, वो माल की पूर्ति करता रहे। तो वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता है कि यदि ये इस प्रावधान को मैंने अभी करेक्ट नहीं किया तो ये मुझे 25-50 साल परेशान करते रहेगा। वैसे ही वर्कर भी सोचते हैं कि ये XYZ प्रावधान है जो सरकार ने तो हमारे हित में बनाया है पर इसमें हमें हमारा हित कम दिख रहा है और एम्प्लॉयर का ज़्यादा दिख रहा है। तो वो भी वही सोचते हैं कि भाई 2-4 दिन या 2-4 साल नौकरी करने तो आए नहीं है, अभी तो यहीं से रिटायर होके निकलेंगे। तो ये प्रावधान हमारे फ्यूचर ग्रोथ के लिए, हमारे स्टे के लिए खतरनाक हो सकता है या कुछ मुश्किलें आ सकती भविष्य में। तो भाई अभी अप्लाई करो अमेंडमेंट के लिए। तो इस एक्ट में प्रावधान किया गया है कि जिस दिन से स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट आपके एस्टेब्लिशमेंट को लगा उसके 6 महीने के अंदर आप किसी भी प्रावधान में अमेंडमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, सुधार के लिए अप्लाई कर सकते हो। पर उसमें एक शर्त है, आप स्टैंडिंग ऑर्डर की, दैट इज मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर की किसी रूल को या किसी प्रावधान को पूरा ही समाप्त कर दो, उड़ा दो, उसमें से डिलीट कर दो,
ये नहीं कर सकते। आप जो प्रावधान लिए गए हैं उसमें आप सुधार सजेस्ट करो, वो सुधार से रिलेटेड आपका जस्टिफिकेशन होना चाहिए कि आप सर्टिफाइंग ऑफिसर को भी जस्टिफाई कर सके, और यदि एम्प्लॉयर है तो नौकरों को, और नौकर है तो एम्प्लॉयर को जस्टिफाई कर सके कि ये प्रावधान में इस प्रकार की सुधार की ज़रूरत है, इस प्रकार का सुधार लाया चाहिए। अब देखिए एक्ट में क्या बोलता है, विद इन 6 months फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टैंडिंग ऑर्डर अप्लाई टू एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, द एम्प्लॉयर। मैं बोला ना, जो हमने स्टार्टिंग में डिफिनेशन देखी, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है, प्रिस्क्राइब है, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर है, शेड्यूल है, प्रिस्क्राइब शब्द है, फिर वर्कमैन है, वेजेस है, ये बार बार इस एक्ट में आएंगे, इसलिए उसका क्लेरिफिकेशन वहाँ पे डिफिनेशन के रूप में होना ज़रूरी है। तब द एम्प्लॉयर, अब एम्प्लॉयर मीन्स एक जनरल इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है, तो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में वो बंदा जो कामगारों का पगार देने के लिए जवाबदार है। ओके, तो हो सकता है मालक, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो हो सकता है डायरेक्टर, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है फिर भी हो सकता है डायरेक्टर। ओके, तो ये पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में डिफाइन किया है। तो एम्प्लॉयर और एनी वर्कमैन की डिफिनेशन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में दी गई है, जहाँ पे वो बोलते हैं कि ए पर्सन टू डू अनस्किल्ड स्किल, टू डू मैन्युअल और स्किल नेचर ऑफ वर्क प्रोवाइडेड द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड। ओके, तो वर्कमैन की डिफिनेशन है। अब ये बोलता है कि अप्लाई टू एनी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, द एम्प्लॉयर और एनी वर्कमैन एम्प्लॉयड देयरिन may submit 5 copies of draft amendment for adoption in the industrial establishment। दोनों वर्कमैन या एम्प्लॉयर किसी प्रावधान से संतुष्ट नहीं है तो सुधार के लिए 5 प्रति में उस प्रावधान को लिखते हुए सबमिट कर सकते हैं सर्टिफाइंग ऑफिसर को। सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा, क्योंकि 5 प्रतियाँ दी गई है, उसमें की 1 प्रति ट्रेड यूनियन को, या वहाँ पे ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कर्स को सप्लाई करेगा और उनके ऑब्जेक्शन इनवाइट करेगा। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ, मॉडल स्टैंडिंग ऑर्डर में दिया है कि एवरी वर्कमैन विल बी इशूड एन अपॉइंटमेंट लेटर ऑन हिज जॉइनिंग द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। हर कर्मचारी, हर वर्कर जो औद्योगिक संस्थान ज्वाइन करेगा उसे अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा ज्वाइन करते समय। मालिक अमेंडमेंट चाहता है, बोलता है कि एवरी वर्कमैन शैल बी इशूड एन ऑफर लेटर बेस्ड ऑन विच he will join duties, he will join industrial establishment and shall be issued appointment letter on completion of at least 30 days of the employment period। क्या होता है, मानक बहुत सी जगह पे सही भी है, ऑफर लेटर एक पन्ने का होता है कि भाई आपका ऐसे जैसे ये यहाँ पे देखिए, यदि आप थोड़े गौर से देखते हो इधर तो ये आपको ध्यान में आएगा। ऑफर लेटर एक पन्ने में है, क्या बोलते हैं कि वी आर प्लीज टू एक्सटेंड एन ऑफर फॉर द पोजीशन ऑफ वेल्डर in grade B, your CTC will be blah blah blah, the breakup is enclosed, you will be joining your duties from 27 October 2024, you will be on probation for a period of 6 months on company rule, the probation period may be extended for a further period at the discretion of management, and after completion of probation period your services will be confirmed in our establishment. Your services shall be governed by model standing orders, Industrial Employment Standing Order Act 1946, applicable to your categories of employees.
you are requested to submit blah blah documents. If the offer is acceptable to you, please sign and return the duplicate copy of this letter. तो ये ऑफर लेटर हो गया सिर्फ 2 पन्ने का, जबकि अपॉइंटमेंट लेटर 5-6 पन्नों का रहता है। उसमें सब कुछ, सब चीज़ें बहुत डिटेल में इंक्लूड की हुई रहती है। सब मीन्स तुम्हारा प्रोबेशन, तुम्हारा एक्ट ऑफ डिसिप्लिन, इनडिसिप्लिन, तुम्हारी रेगुलरिटी, तुम्हारा परफॉर्मेंस, सब पैरामीटर्स उसमें दिए रहते हैं। जनरली अपॉइंटमेंट लेटर 3 से 4 पन्नों का रहता है। आजकल तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट आया है, तो हो सकता है कि सब मैं एज ए एम्प्लॉय मेरे मालिक के रिसोर्सेज से कुछ डेवलप करूं और बाद में मैं मेरी अपनी कॉलर टाइप करूं कि मैंने ए में डी, ए प्लस बी, अभी तक ए प्लस बी इज इक्वल टू सी होता है, मैंने ए प्लस बी इज इक्वल टू डी निकाला। ये मेरा दिमाग है, तो ये मेरी उपलब्धि है। तो इसके ऊपर भी अपॉइंटमेंट लेटर में प्रोविज़न रहता है। दिमाग तुम्हारा था, वो दिमाग का क्या करते यदि ये रिसोर्सेज जो मालिक ने दिए नहीं मिलते, तो आपने सोचा होगा, आपने ए प्लस बी सी की जगह पे डी भी पैदा किया होगा, पर ये डी जो है ये मालिक की प्रॉपर्टी है, ना कि तुम्हारी। तो बहुत प्रावधान रहते हैं अपॉइंटमेंट लेटर में। इसलिए वो सोचते हुए कि मालिक ने ये सोचा कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग डे 1 के ऊपर यदि मैं उसको अपॉइंटमेंट लेटर दे दूँ और पता हुआ बंदा 5-6 दिन में चले गया, तो वो तो पन्ने गए तुम्हारे। क्या रहता है इंडस्ट्री में, बोलने के लिए तो बहुत बड़ी चीज़ रहती है कि 50 करोड़ का धंधा है, 100 करोड़ का धंधा है, पर जैसे हम हमारे घर में छोटी छोटी चीज़ के ऊपर कटौती करते हैं और थोड़ा पैसा बचाते हैं, वैसे इंडस्ट्री में हर कर्मचारी का ये उत्तरदायित्व होता है कि वो मालिक को कुछ ना कुछ पैसे बचा के दे। मालिक खर्चा कर रहा है, वो आपको ये नहीं पूछ रहा कि आपने 1 रिम कागज़ खर्च किया या 10 रिम कागज़ खर्च किया, परंतु हमारी ये नैतिक जवाबदारी होती है कि वो चीज़ जो कल बन के रफ पेजेस बनेगी, और ये जो डॉक्यूमेंट होता है अपॉइंटमेंट लेटर, ये एज ए रफ पेज भी आप यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये लीगल डॉक्यूमेंट होता है। इसके ऊपर बाद में जब ठप्पे ठुप्पे लगते हैं तो जो स्टैम्प होता है वो इंडियन ट्रेड मार्क एक्ट में होता है, जो कहीं पे भी नहीं मारा जाता है, और कुछ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स भी मारा जाता है। और बहुत सी जगह पे तो ये प्रथा रहती है कि वो स्टैम्प हर पन्ने पे मारा जाता है। तो आप तो ऐसे तो नहीं कर सकते कि इतनी मार्जिन फाड़ के बाकी का कागज़ इस्तेमाल करें। तो ये सब ध्यान में रखते हुए मालिक लोग इस प्रकार की अमेंडमेंट, जैसे इस मालिक ने चाहा कि भाई मैं ऑफर लेटर दे दूंगा जिसके भरोसे वो ज्वाइन तो हो जाएगा, 30 दिन काम करने के बाद में उसको अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। 30 दिन इसलिए कि 30 दिन में से यदि आम तौर पे देखा जाए, वैसे तो क्योंकि इंडस्ट्री एक ऐसी जगह है जहाँ पे इंटरेक्शन और कम्युनिकेशन के ऊपर पूरा शो है। हम कितने क्लियरली कम्युनिकेट करते हैं, हमारी कितनी ज़्यादा इंटरेक्शन है लोगों के साथ में, उसके ऊपर ही बहुत सी चीज़ें वहाँ पे हिलती हैं। 30 दिन वैसा देखा जाए तो कुछ बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, पर ये माना जाता है, या ये मैंने भी मेरे एक्सपेरिमेंट्स में से पाया है कि एक नए कर्मचारी को उस कंपनी के कल्चर में ढलने के लिए पहले 7 दिन काफ़ी है। 7 दिन में वो समझ लेता है कि ये कंपनी क्या है, लोग कैसे हैं, कितने कोऑपरेटिव है, कितने लर्नड है, कितने नहीं है, कितनी शोबाजी करते हैं, किसका क्या वेस्टेड इंटरेस्ट है। ये सब आपको पहले 6-7 दिनों में ध्यान में आता है, क्योंकि एक इंडक्शन प्रोग्राम रहता है जिसमें आप हर डिपार्टमेंट में आपको भेजा जाता है, वहाँ के प्रोसीजर्स, तौर तरीके, सब कुछ आपको बताए जाते हैं। कुछ उसमें से आप स्वीकार करते हो, कुछ अस्वीकार करते हो, और 30 दिन में वो किसी प्रकार की जो कृति है अगर देख रहा है, तो ऐसा बोला गया है कि कोई भी कृति आप यदि 3 या 3 से ज़्यादा बार करते हो तो वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो यदि वो देख रहा है और परसीव कर रहा है दिमाग में कि नहीं, ये डिपार्टमेंट में तो चीज़ें बराबर नहीं हो रही है, या इस डिपार्टमेंट में इस प्रकार का वातावरण है, या इस प्रकार के लोग इस प्रकार की ही बातें करते हैं,
वो भी 3, 4, 5, 10 टाइम जैसे वो सुनता है, ऑब्जर्व करता है, तो बोलता है कि भाई ये शायद राइट प्लेस नहीं मुझे यहाँ पे कंटिन्यू करने के लिए, या मेरा ज़्यादा दिन का स्टे यहाँ पे नहीं रह सकता है, वो एक कॉल ले सकता है। दूसरा बहुत ज़्यादा जो पॉजिटिव थिंकर है वो बोलता है कि यार अभी तो जस्ट आया हूँ, 25-30 दिन ही हुए हैं, मैं लाऊंगा मेरी चीज़ों को कंट्रोल में। तो जितने लोग उतनी बातें और उतने थॉट्स, उतनी इंटरेक्शन, उतनी सोच। तो एक छोटी सोच लेके एक मालक ने बोला कि भाई मैं सिर्फ ऑफर लेटर दूंगा और 30 दिन होने के बाद में ज्वाइनिंग लेटर दूंगा। अब ये मामला सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट हुआ है। सर्टिफाइड ऑफिसर क्या करता है, अगले सेक्शन में प्रोविजन दिया है, सर्टिफाइंग ऑफिसर एक कॉपी, ये 5 में से एक कॉपी यूनियन को, यदि वहाँ पे ट्रेड यूनियन पहले से है तो, यदि नहीं है तो वर्कर्स को या वर्कर्स के जो प्रतिनिधि रहती है उनसे साथ शेयर करता है। बाकायदा प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में रहता है, गवर्नमेंट का फॉर्मेट होता है कि भाई ये इसके साथ में संलग्न किए हुए दस्तावेजों के ऊपर आपका ऑब्जेक्शन इनवाइट किया जाता है। आप इसे पढ़िए और यदि आपका कोई ऑब्जेक्शन है तो वो लिखित रूप में हमें पेश कीजिए, अन्यथा ये अमेंडमेंट को किसी का ऑब्जेक्शन नहीं है ये समझते हुए इसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा।